ओके okay, so we'll be continuing with the chapter that is humidity and clouds. Humidity is expressed in different ways, as we learned in the last lecture. It was expressed in absolute humidity as well as relative humidity. In the last lecture, we completed absolute humidity, right? What is absolute humidity? Abhi, jaise Hitesh ne bola, the amount of water vapor in 1 cubic meter of air is known as absolute humidity. Absolute humidity is higher in the equatorial areas because the sun rays are more intense in equatorial areas, while it reduces towards poles because the sun rays are weak towards poles. Example, the absolute humidity of the air is near coastal areas are high than the interior. ये हम लोग ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है? अभी absolute humidity के बाद में next we start with the next one, that is relative humidity. Now what is relative humidity? The amount of water vapor present in the air can be expressed as a percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and same volume. आपको नहीं समझा रहेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं आपको समझाता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सपोज आपने एक ग्लास लिया, ठीक है? एक ग्लास में आपने पानी भरा और सिर्फ आधा भरा, आधा ग्लास पानी भरा है, आधा ग्लास खाली है, ठीक है? सो 50% वाटर है, 50% खाली है. तो जो 50% वाटर है ना, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब उतना वाटर वेपर है, ठीक है? कंसीडर दैट वाटर एज वाटर वेपर. तो 50% जो पानी भरा है ना, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, बिकॉज हमने डेफिनेशन अभी पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. दैट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर हम लोग कंसीडर करेंगे वो 1 ग्लास. कंसीडर दैट 1 ग्लास एज 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर. तो वो ग्लास में मैंने अगर आधा पानी भरा है तो 50% इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, लेकिन आधा खाली भी है ना, दैट इज 50% इज एम्प्टी. सो दैट 50% इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर एयर में कितना पानी है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका उल्टा, 1 क्यूबिक मीटर में कितना नहीं है, कितना भरने के लिए और कितना टाइम लगेगा. मतलब अभी वो आधा ग्लास है पानी का, अगर मेरे को उसको फुल करना है तो मेरे को और 50% पानी लगेगा कि नहीं. तो दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, कितना परसेंटेज और लगेगा भरने के लिए, समझा? तो इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. वापस में एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता तो आपको समझेगा. एक ग्लास में अगर आधा ग्लास भरा हुआ है, दैट इज 50% ऑफ वाटर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और 50% और भरना है तब जाके ग्लास पूरा भरेगा, दैट 50% इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. उसका एक फॉर्मूला भी है. द फॉर्मूला इज, it is expressed in percentage. This is the formula: relative humidity is equal to absolute humidity upon vapor holding capacity. मतलब वो एयर का कितना वाटर वेपर वो होल्ड कर सकता है, into 100 we'll get relative humidity, ठीक है? आपका नोटबुक, कीप अ नोटबुक विथ यू राइट नाउ, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला: रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इफ द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ दैट 1 क्यूबिक मीटर एयर इज 20 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 20 ग्राम्स एंड द वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 30 ग्राम्स, ठीक है? तो अपने को वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी भी मिला 30 ग्राम्स और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मिला भी 20 ग्राम्स. तो मैं क्या करूंगा, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. तो मैं क्या करूंगा, 20 upon 30, because 20 is absolute humidity and 30 is vapor holding capacity. So 20 upon 30 into 100, ठीक है? तो मेरे को आंसर आएगा 60%, 60 एंड ऑड परसेंट, ठीक है? वो आपको डिवीजन आपका बराबर रहेगा तो आपको आ जाएगा. पहले आप क्या करोगे, 20 into 100 करोगे तो 2000 आएगा, 30 into 30 डिवाइडेड बाय 2000 करोगे तो आपको 60% आएगा.
सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 60%, मतलब और 60% भरना है, सिर्फ 20% भरा, 40% ही भरा हुआ है, समझा? So this is how the relative humidity is calculated. I have forwarded the notes of chapter number 3 and chapter number 2. अगर नहीं किया रहेगा तो मैं करता हूं, उसमें वो सम्स है वो आपको सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है? तो जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड द नोट्स. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये फॉर्मूला है. आगे पढ़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में. नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. आपके पास अगर नोटबुक रहेगा तो लिखना. I'll dictate, write it down. When the temperature is high, the humidity is high. लिख लो. When the temperature is high, the humidity is high. That is because of the water vapor. The water vapor is high. In simple words, when the temperature is high, the water vapor will be high. When the temperature is low, the water vapor will be low. The amount of water vapor will be low. Because temperature ज़्यादा रहेगा, just a second. Can you hear me? Is my voice audible? Okay. Yeah. Let us continue. Okay. Now, अभी हमने पढ़ा कि the amount of water vapor changes according to the temperature. When the temperature is high, the amount of water vapor is high. When the temperature is low, the amount of water vapor is low. Okay. Similarly, relative humidity also changes according to temperature, but इसका उल्टा होता है. इसका उल्टा होगा. क्या उल्टा होगा मालूम है क्या? When the temperature is high, the relative humidity decreases. And when the temperature is low, the relative humidity increases. Write in your notebook. लिख लो ये sentence, याद रहेगा. When the temperature is high, the relative humidity increases. Sorry, when the temperature is high, the relative humidity decreases. I'm recorrecting myself. When the temperature is high, the relative humidity decreases. And when the temperature is low, the relative humidity increases. ऐसा क्यों सर? बिकॉज जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वाटर वेपर बढ़ता है ना, वाटर वेपर का अमाउंट इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ही होगा. मैंने बोला था रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? जितना हिस्सा खाली है. लेकिन अगर वाटर वेपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो जगह कम होते जाएगा, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होते जाएगा. So when the temperature is high, the relative humidity decreases. When the temperature is low, the relative humidity increases. ठीक है? Vice versa. Near coastal areas, the relative humidity is more, and so the air is moist. And in desert areas, the humidity is less. Why the humidity is less? Because over there the air is dry. Near the coastal area, the air is moist. Why near the coastal area the air is moist? Because coastal area is located near sea, and desert area is far away from sea. That's why the air is dry. Okay. Now this was about relative humidity and absolute humidity. Now we come to the next topic, that is condensation, densification and sublimation. ये तीन अलग-अलग चीज है, इसको हम लोग समझते हैं. Sublimation and densification is almost same. So we can say there are two types of one is condensation and one is sublimation. First is what is sublimation. ठीक है, अगर क्वेश्चन है what is sublimation, the process of changing of water vapor in the air, the process of changing of water vapor in the air into water, that is called as condensation or densification. And the process of vapor gas changing into solid state is called as sublimation. अच्छा, जब क्लाउड में वाटर वेपर होता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि क्लाउड में वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर होता है. जब वो एयर में वाटर वेपर इफ इट टर्न्स इनटू वाटर, इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन.
क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। और अगर एयर में जो वाटर वेपर है इट टर्न्स इनटू सॉलिड, इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। आपको एग्जांपल देता हूं, कंडेंसेशन का एग्जांपल है रेनफॉल। जब वाटर वेपर वाटर में टर्न होता है, उसका मेन रीजन है because there is a drop in temperature. When temperature decreases, the water vapor turns into water and we get rainfall. वैसे ही जब water vapor turns into solid particles, ठीक है, when the temperature goes below freezing point, मतलब below 0 डिग्री, तो अपने को मिलता है स्नोफॉल। समझा? कंडेंसेशन का एग्जांपल है रेनफॉल, चाहिए तो बुक में लिख लो। कंडेंसेशन का एग्जांपल है रेनफॉल एंड सब्लिमेशन का एग्जांपल है स्नोफॉल। बिकॉज सब्लिमेशन में कैसा स्नो गिरता है, स्नो इज सॉलिड एंड रेन इज लिक्विड। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल स्नोफॉल और कंडेंसेशन का रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट इज इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस, इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूसेस। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। अभी अगर एयर में वाटर वेपर है, ठीक है, और एयर ऊपर जाता है, इट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एयर फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब वो सरफेस पे रहता है तब टेम्परेचर हाई रहता है, बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो टेम्परेचर लो होते जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। आपने नोटिस किया रहेगा, व्हेन यू आर इन अ प्लेन एरिया आपको टेम्परेचर ज्यादा दिखेगा, बट व्हेन यू गो इन अ माउंटेनस एरियाज आपको ज्यादा ठंडी लगता है। क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। सो जैसा जैसा टेम्परेचर कम होते जाता है ना, वैसे वैसे मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। किसका? वाटर वेपर का, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बिकम्स 100%। 100% मतलब क्या? अभी इसमें ना वो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में 100% वाटर वेपर है, मतलब अभी एक भी जगह नहीं है वाटर वेपर जाने के लिए। उसको बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब वो ग्लास, अगर मैं एग्जांपल लिया, ग्लास में पूरा पानी है, अभी आप इस पे पानी डालेंगे तो नीचे गिरेगा, उसको बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, अभी जगह नहीं उसमें भरने के लिए, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन द वाटर वेपर स्टार्ट्स कंडेंसिंग, तभी वो कंडेंसेशन का प्रोसेस चालू होता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा तो कंडेंसेशन चालू होगा, ये भी याद रखना। एट द टाइम टेम्परेचर ऑफ द एयर शुड बी एट ड्यू पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इंप्लाइज दैट फॉर कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई। मतलब दो चीज चाहिए, कंडेंसेशन होने के लिए आपको टेम्परेचर कम चाहिए और ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। कंडेंसेशन नहीं होगा। इसके लिए बारिश कभी भी नोटिस करना, बारिश कभी होता है जब भी कंडेंसेशन ज्यादा होगा, देन द वाटर वेपर। नाउ इट इज ऑडिबल। अच्छा, कहां तक आपने सुना था? टिल वेयर यू हर्ड द लेक्चर, मींस कहां, कौन से टॉपिक तक आपने सुना है? कैन यू हेल्प मी विद दैट? ओके, कंडेंसेशन तक हुआ था। आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन, सो वेट फॉर अ सेकंड। तो हमने ये किया था, I'll just have a recap. When the water vapor turns into water, it is called as condensation. And when water vapor turns into solid particle, it is called as sublimation. Sublimation का मतलब है, मैंने एग्जांपल दिया था, सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है? स्नोफॉल। और कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या है? रेनफॉल। फिर हमने ये भी पढ़ा कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूसेस, इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूसेस। टेम्परेचर कम होते जाएगा, वाटर वेपर को अपना पानी होल्ड करने को भी तकलीफ होगा।
ठीक है, the water vapor holding capacity of the air reduces, मतलब air cannot hold the water vapor anymore if the temperature reduces. ठीक है, next is when relative humidity of the air becomes 100%. मैंने अभी बोला relative humidity मतलब क्या है, वापस वो ग्लास का एग्जांपल लेता है, अगर ग्लास में पूरा पानी भर गया, ठीक है, पूरा ग्लास पानी से भर गया है, तो उसको बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इसमें और पानी नहीं जा सकता। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगा तो कंडेंसिंग प्रोसेस चालू होता है, कंडेंसेशन चालू होता है। मतलब कंडेंसेशन चालू होने के लिए दो चीज चाहिए, एक ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन? टेम्परेचर शुड बी हाई एंड ह्यूमिडिटी शुड बी लो। Now, in the free environment, condensation of the vapor in the air occurs around fine particles, that is dust and salt. आपने कभी भी देखा रहेगा, if a cloud is made up of water vapor, dust and different particles. Okay, dew, frost and fog are the forms of condensation at ground level. मतलब ये है ना, अपने ग्राउंड लेवल पे अपने को ड्यू दिखता है, फ्रॉस्ट दिखता है और फॉग दिखता है। If I show you the example, this is an example of dew. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉस्ट एंड दिस इज एग्जांपल फॉग। ड्यू आपने देखा रहेगा विंटर सीजन में, आप जब भी सुबह उठते हो, स्कूल को जाते हो, तो आपने देखा कि ग्रास में बहुत पानी होता है। ठीक है, ग्रास में बहुत पानी होता है, बट रेनफॉल तो हुआ नहीं है। क्यों ग्रास में पानी होता है? बिकॉज तभी टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि दैट वाटर वेपर लूजेस इज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। फिर वो घास पे आपको दिखेगा, आपके कार पे भी देखो थोड़ा सा पानी दिखता है सुबह। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। बिकॉज अभी हमने पढ़ा कंडेंसेशन होने के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए और ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए बॉम्बे में अगर आप देखेंगे सुबह सुबह ग्रास में पूरा पानी रहता है। फ्रॉस्ट आपको किधर मिलेगा? मेनली पोलर एरिया में। फ्रॉस्ट मतलब क्या है? जो ड्यू है ना, आपको दिख रहा है ड्यू में वो पानी दिख रहा है ना ग्रास पे। सपोज द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से नीचे गया टेम्परेचर, तो ये जो पानी है ना, इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। ठीक है, वी कॉल इट एज फ्रॉस्ट। एंड द लास्ट वन इज फॉग। फॉग कभी होता है जब एयर में जो वाटर वेपर होता है वो थिक हो जाता है। अभी एयर क्या ट्रांसपेरेंट है, वी कैन सी थ्रू एयर। अभी अपने जो आप रूम में बैठे हो उसमें भी एयर है, बट वी कैन सी थ्रू एयर। बट जब एयर का वाटर वेपर थिक हो जाएगा बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, द वाटर वेपर थिक होने की वजह से द एयर बिकम्स थिक। इसके लिए आपको है ना, फॉग में आप देख नहीं सकते हो आर पार, you cannot see through when there is a fog. Why? Because the air becomes thick. Why the air is becoming thick? Because the temperature is low and the water vapor starts condensing. That's why the air becomes thick. So these are the three types of condensation which happens at ground level. Ground level मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं। We can go through fog, we can touch dew, we can touch frost also. So it is at ground level. ठीक है, so there are three examples of condensation at ground level. It is dew, frost and fog. ठीक है, और क्या दो चीज लगता है कंडेंसेशन के लिए? लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। याद रखना, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। Now we come to the next one, that is clouds. Now clouds is also an example of condensation. याद रखना, लिख लो चाहिए तो, clouds is an example of condensation. लेकिन ये जो कंडेंसेशन होता है ना, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है। Clouds are form of condensation at a higher elevation. We cannot touch clouds, right? Clouds at a higher level. Cloud sky में होता है कंडेंसेशन उसका। इसके लिए ये फॉग, फ्रॉस्ट और ड्यू से सेपरेट है, डिफरेंट है, क्योंकि फॉग, फ्रॉस्ट एंड ड्यू happens at ground level, but this happens at high level. Now condensation occurs around minute particles in the atmosphere. मैंने बोला ना, cloud is made up of minute particles and water vapor. Now condensed water or snow particles in the clouds are very fine and almost weightless. That's why cloud floats in the air. अगर क्वेश्चन आया why clouds floats in the air, there is a give reason in your test book why clouds floats in the air. Because the condensed water or snow particles in the clouds are very fine and almost weightless. That's why the clouds float in the air.
Land and water gets heated because of the heat and the sun. ठीक है, अभी लैंड और वाटर है वो सेम अमाउंट में हीट नहीं होता है. ठीक है, लैंड हीट्स फास्ट एंड वाटर हीट्स स्लो. पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है, जमीन फटाफट गर्म होता है. बट दोनों किसकी वजह से गर्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ सन. Now air near the surface heats up, rises and becomes less dense. मतलब कैसे है ना, अभी सरफेस में जो एयर होता है ना वो इतना गर्म होता है कि इट फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन. आपने नोटिस किया रहेगा when you walk in summer season, जब आप समर सीजन में चल रहे हो तो आपको फील कर देना आप सरफेस से गरम गरम हवा आ रहा है ऊपर. ठीक है, so that air is flowing in upward direction. And why it is flowing in upward direction? Because it is becoming less dense. उसका वेट कम हो रहा है, इसके लिए it flows in upward direction. सरफेस से स्काई पे जा रहा है. सिंपल वर्ड्स, it is flowing from surface, earth surface to sky. So the hot air rises up, and as it goes higher, temperature of the air reduces. मैंने अभी बोला था जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होते जाएगा so moisture holding capacity of the air also reduces. मैंने बोला ना टेम्परेचर कम होते जाएगा तो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा. ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. क्लाउड फ्लोट हो रहा है एयर में. अभी हमने पढ़ा कि क्लाउड इज फ्लोटिंग इन द एयर. क्लाउड क्यों फ्लोट हो रहा है? बिकॉज उसमें वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है और बाकी सब पार्टिकल्स है, राइट? अब वो वाटर वेपर बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर इट टर्न्स इनटू वाटर. ठीक है, means that water vapor is turning into water. अब मेरे को बताओ जब water vapor will turn into water मतलब क्लाउड का वेट बढ़ गया कि नहीं? अभी क्लाउड वजन हो गया. पहले वजन क्यों नहीं था? बिकॉज उसमें वाटर वेपर था. बट नाउ क्लाउड इज हैवी. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दैट वाटर वेपर इज टर्न इनटू वाटर. अब मेरे को बताओ क्लाउड अपना वेट संभाल पाएगा क्या? मतलब क्लाउड नीचे गिरेगा, है क्या नहीं? बट क्लाउड उसको नीचे नहीं जाना है. ठीक है, उसको नीचे नहीं गिरना है, तो वो क्या करेगा? अपने अंदर का जो पानी है उसको वो रिलीज करेगा. बिकॉज ही स्टिल वांट्स टू फ्लो इन द एयर. तो वो अपने अंदर का पानी रिलीज करेगा. जब वो अपने अंदर का पानी रिलीज किया तभी अपने को मिलता है रेनफॉल. दिस इज हाउ क्लाउड्स प्रोवाइड अस रेनफॉल, बिकॉज द वाटर इन द क्लाउड is so heavy that they have to release it. And why the water is there in the cloud? Because that water vapor is turning into cloud, this water. Okay, so the water vapor in the atmosphere turns into water and snow, and this is the dew point level of that air, and the level of condensation is determined by the water vapor in the air. ठीक है, और यहाँ पे ये ड्यू पॉइंट पे अपने को रेनफॉल मिलता है. ठीक है, why we get rainfall? Because the water vapor in the cloud turns into water and clouds become heavy. इसकी वजह से अपने को बारिश मिलता है. ठीक है, keep in mind the freezing point is also dependent on the altitude and water vapor. freezing point हमेशा altitude, जितना आप altitude मतलब क्या? हाइट. जितना आप हाइट पे जाते जाओगे, altitude means हाइट, जितना आप हाइट पे जाते जाओगे उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा. मीन्स अगर अर्थ सरफेस पे इट इज 30 डिग्रीज, जैसे जब ऊपर जाएंगे तो 30 का 20 होगा, 20 का 10 होगा, 10 का 5 होगा, 5 का 0 होगा, और ऊपर जाएंगे तो 0 का माइनस भी हो सकता है. बट 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, क्लाउड्स आर फाउंड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स अबव मीन सी लेवल. मतलब आपको क्लाउड्स कैसा है कि स्काई में आपको दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब साथ में ही है, बट उसका भी ऑल्टीट्यूड्स डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है. एक क्लाउड थोड़ा अपने पास में दिखेगा, एक क्लाउड बहुत दूर दिखेगा. ठीक है, तो दे आर एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स. Clouds which form a greater altitude are formed from very fine snow particles. सबसे हाइट में जो क्लाउड्स है, सबसे ऊपर जो क्लाउड्स है, they are mainly formed of snow particles. The process of evaporation and condensation occurs in the clouds. मतलब क्लाउड में वो इवापोरेशन और कंडेंसेशन होते ही रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस 24/7 365 days. Specific type of clouds causes rainfall on the earth. ठीक है, सब क्लाउड से बारिश नहीं होता है. ये सबसे बड़ा फैक्ट है आज के लेक्चर में. सब क्लाउड से बारिश नहीं होता. देयर आर सर्टेन क्लाउड्स जिससे रेनफॉल होता है. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन से क्लाउड्स है जिससे रेनफॉल होता है. The proportion of vapor is more near the earth surface.
वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन है वो अर्थ सरफेस के पास में ज्यादा क्यों है? बिकॉज इवोपरेशन भी अर्थ सरफेस पे ही हो रहा है, स्काई में नहीं हो रहा है, ठीक है। एज वी गो हायर away from the sea level, the amount of water vapor decreases. Hence, the cloud at a lower altitude are larger in size. इसके लिए जो नीचे, सबसे नीचे जो अपने सबसे पास में दिखते हैं ना, वो क्लाउड्स बड़े दिखते हैं, बट जैसा जैसा ऊपर जाएंगे तो क्लाउड का साइज कम होते जाता है, ठीक है। उनको ये एक्सप्लेन करना है, द क्लाउड्स विच आर क्लोजर टू अस इज इन लार्जर इन साइज। इसके लिए जब आप स्काई में देखते हो तो आपको पहले बड़े बड़े क्लाउड्स दिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो क्लाउड्स के पीछे आपको छोटे छोटे क्लाउड्स दिखेंगे, बिकॉज दे आर मच मोर हायर, ओके। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ये हमको पता ही नहीं था, हमको मालूम था कि क्लाउड व्हाइट है और एक ही जैसा है, बट दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। कैन यू सी द नेम गिवन ओवर देयर? साइरस, altostratus, altocumulus. Now these are all Greek name because it was discovered by Greek people, ठीक है। That's why ये जो clouds है इसका नाम Greek है। This is all Greek names, ठीक है। तो ये सब types के clouds है, stratocumulus, stratos, cumulus, cumulonimbus, ठीक है। ये सब टाइप के क्लाउड्स है, हम लोग पढ़ने वाले अभी कि ये टाइप के क्लाउड्स कैसे होते हैं। सबसे पहला है हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स मतलब क्या? जो सबसे ऊपर है स्काई में, सबसे ऊपर, ठीक है। और ये ऐसे ही दिखता है। कैन यू सी दिस इमेज? आपने नोटिस किया रहेगा ऐसे भी क्लाउड्स दिखते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज हाई क्लाउड्स। दिस क्लाउड्स आर मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज इधर टेम्परेचर इतना कम है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरोस्ट्रैटस, ठीक है। कौन सा है? साइरस, साइरोक्यूमुलस एंड साइरोस्ट्रैटस। दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ हाई क्लाउड्स। साइरो क्लाउड्स आर मेनली विस्पी, ठीक है। विस्पी मतलब कैसा है कि उसमें एक वेव फॉर्म रहेगा, पानी में कैसा वेव्स होता है ना, वैसा होता है वेव फॉर्म। साइरोक्यूमुलस क्लाउड्स लुक्स लाइक अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वेव्स एंड साइरोस्ट्रैटस आर लाइक बेडशीट with a wrinkle. मालूम है आपके बेडशीट में जब आप when you get up in the morning you see a lot of wrinkles on your bedsheet, वैसे ही आपको दिखेगा साइरोस्ट्रैटस। अभी ये पढ़ने के बाद में ना, tomorrow morning just observe the sky, you'll understand। जो बेडशीट जैसा दिख रहा है वो है साइरोस्ट्रैटस, जो छोटे छोटे वेव्स जैसा पानी में वेव्स होता है उसको बोलते हैं साइरोक्यूमुलस, और जो विस्पी है उसको बोलते हैं साइरो क्लाउड्स, दैट इज साइरस क्लाउड्स। दिस वाज अबाउट हाई क्लाउड्स and they generally have a halo around them। halo बोलेगा तो एक छोटा सा एटमॉस्फेयर, एक फॉग जैसा रहेगा उनके पास में, halo बोलेगा तो। next one is medium clouds। now this includes altocumulus and altostratus। if you see the sky, this is an example of medium clouds। altocumulus are the form of layers and have a wave like structure, ठीक है, similar like high clouds। they are mostly white in color and have a gray shade। थोड़ा सा ग्रेश भी होता है, ये एक डिफरेंस है हाई क्लाउड्स और मीडियम क्लाउड्स में। and altostratus are not very thick, ठीक है। they are also thin as compared to high clouds, मतलब they are thicker than high clouds but thinner than low clouds। याद रखना, they are thicker than high clouds but thinner than low clouds। the sun can be seen through, मतलब उसका sun, have you there are many pictures in Google where you can see the sun rays are going through clouds, ठीक है। the sun can be seen through them as if sun I've seen through a milky glass। मतलब कैसा है कि आपको ट्रांसलूसेंट दिखेगा सन, ठीक है, ये क्लाउड्स है। तो ये था मीडियम। नेक्स्ट आते हैं लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स मतलब जो अपने पास में है, सबसे क्लोज। दिस कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्लाउड। Stratocumulus have layers, their color is white to earthy। earthy बोलेगा तो थोड़ा ग्रेश और ब्राउनिश रहेगा। round clusters of clouds be here। stratoclouds also have layers and they are ash color। ash मतलब माने में ग्रेश कलर होता है। ash मालूम है ना, जब हम कुछ जलाते हैं तो it turns into ash, तो ash color में, ash colored and the base is uniform। Nimbostratus have thick layers and causes continuous rainfall।
मतलब मैंने बोला ना, सब क्लाउड्स रेनफॉल नहीं लेके आते। निम्बोस्ट्रेटस इज वन ऑफ द क्लाउड विच ब्रिंग्स रेनफॉल। ये एक क्लाउड है जो रेनफॉल लेके आता है, निम्बोस्ट्रेटस। ठीक है, रेनफॉल भी लेके आता है और माउंटेनस एरियाज में स्नोफॉल भी लेके आता है। अब ये है क्यूमुलस क्लाउड्स। नाउ क्यूमुलस क्लाउड है ना, कैन यू सी द इमेज, कैन यू सी द थिकनेस एंड द साइज ऑफ दैट क्लाउड, कितना बड़ा है और कितना थिक है। दिस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम 500 to 6000 मीटर एल्टीट्यूड। मतलब इसका हाइट है, ये क्लाउड्स का हाइट जाता है 600 से, सॉरी 500 से 6000 मीटर्स। ठीक है, हाइट है इसका। The vertical flow, vertical मतलब क्या है, it flows vertically of the air adds to the formation of this clouds. These are huge and dome-shaped clouds. They are gray in color and cumulus clouds are an indicator of pleasant weather. जो आज का वेदर देखा रहेगा ना आपने, सुबह बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, अच्छा खासा धूप था, तो ऊपर जो क्लाउड्स आपने देखा ना, दे आर ऑल क्यूमुलस क्लाउड्स। क्यूमुलस क्लाउड्स इज एन इंडिकेटर ऑफ प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट वेदर मतलब कैसे है कि ना बारिश ज्यादा है ना गर्मी ज्यादा है, अच्छा क्लियर स्काई है, आपको तीन चार ऐसे बड़े बड़े क्लाउड्स दिखेंगे, उसको बोलते हैं प्लेजेंट वेदर। ठीक है, the vertical expansion of these clouds increases so much that they turn into cumulonimbus. अब ये जो cumulus clouds है ना, they only turn into cumulonimbus. Cumulonimbus clouds are the clouds which brings rainfall, lightning, thunderstorm, वो clouds है। This is an example of cumulonimbus. Can you see? ये है cumulus और ये है cumulonimbus। जब cumulonimbus expand होता है, it turns into cumulonimbus. Now, if you talk about cumulonimbus, these are the characteristics of clouds which are indicator of thunderstorm. जो thunderstorm होता है, lightning होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है जोर से, because of these clouds. This looks like a huge mountain and are dense and dark. इसके लिए आपने कभी कभी नोटिस किया रहेगा, रेनी सीजन में इन डे टाइम ऑल्सो यू फील लाइक इट्स इवनिंग। आपको ऐसा लगता है कि शाम हुआ है डे टाइम में भी। क्यों? बिकॉज ये क्लाउड्स इतना डार्क और इतना डेंस है कि दे कवर द सन, तो यू कैन नॉट सी थ्रू दिस क्लाउड्स। मतलब सन आपको दिखेगा ही नहीं, ये पूरा कवर कर देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सुबह भी इवनिंग हुआ है। They bring rain with storm and may sometime bring hailstones. Hailstones मतलब क्या है? It's water only, but the water is in solid state. Snow भी कैसा है कि थोड़ा soft है, but ये और ज्यादा, it looks like an ice. आपके फ्रिज में जो आइस क्यूब्स होता है ना, वैसे ही रहता है ये, and they are not good. ठीक है, it causes loss to life and property. बहुत सारा डैमेज होता है हेलस्टोन से। The largest of these clouds brings rainfall accompanied with lightning. And as compared to other clouds, the raindrops, इसका जो raindrops है वो भी बहुत जाड़ा और thick होता है। अभी आपने नोटिस किया रहेगा, when you get wet in the rain, कभी कभी बारिश आपको फील नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है बारिश आपके बॉडी को। Why? Because the raindrop is thick. और वो कौन से क्लाउड से निकल रहा है? क्यूमुलोनिम्बस से। So as compared to other clouds, the raindrops of this clouds are large because they move up and down. मतलब ये clouds है ना, बार बार ऊपर नीचे जाता है, जिसके वजह से कंडेंसेशन चालू रहता है अंदर, और जब कंडेंसेशन चालू रहेगा तो उतना ही वाटर भरते जाएगा ना, क्योंकि वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। और इफ दिस क्लाउड्स आर मूविंग अप एंड डाउन, मतलब टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, और जब टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होगा तो अंदर का वाटर वेपर विल टर्न इनटू वाटर, जिससे the raindrops become thick. So this was about cumulonimbus clouds. So we learned 5 types of clouds. One was high clouds, medium clouds, low clouds, cumulonimbus clouds. ठीक है, कौन सा क्लाउड से रेनफॉल होता है? क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस। याद रख, निम्बस एंड निम्बोस्ट्रेटस से अपने को रेनफॉल होता है, बाकी का क्लाउड से नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे the chapter is done.